हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक तथा लैब असिस्टेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, और ये कैसे पता चलता है आपको कि आपको पढ़ना क्या है? तो वो सिलेबस से पता चलता है। तो सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो सिलेबस आपको मिल गया है, आपको ये पता चल गया है कि आपको क्या पढ़ना है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो सिलेबस है उसको आपको किस प्रकार पढ़ना है, यानी कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो ये कैसे पता चलता है कि कितने डेप्थ में पढ़ना है? तो ये पता चलता है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप एनालाइज करते हो तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो आयोग है वो कितने डेप्थ में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही देखेंगे। देखिए, पर्यावरण पर्यवेक्षक तथा लैब असिस्टेंट से रिलेटेड अभी तक एग्जाम तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे संबंधित मतलब इसके समान ही एग्जाम हुए हैं जिनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से बिल्कुल मैच करते हैं। तो जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को करके आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने डेप्थ तक पढ़ना है। और एक दो दिन के बाद चैप्टर वाली क्लास शुरू हो जाएगी, चैप्टर वाइज क्लास। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई ये बोले कि इतने डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हो, इसे क्यों छोड़ दिया। ठीक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो 2 से 3 वीडियो जो आएगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आएगी। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद जो चैप्टर वाली क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो ये सभी प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो के किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है प्रयोगशाला फार्मासिस्ट तथा अन्य जो पद हैं। ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था आपका 28 जून 2019 को। 28 जून 2019 को ये पेपर हुआ था। इसे हम सॉल्व करते हैं। जो सभी प्रश्न है मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली कौन सी है? ओके, तो विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली कौन सी है? तो ये टारपीडो है। ये सब आपको पता ही होगा, टारपीडो होती है जो करंट मारती है। करंट मारने वाली मछली कौन सी है? टारपीडो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है इनमें से? देखिए, अगर आप में से किसी ने वंदरों का पेपर दिया है या फिर उसका एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा इस टाइप के प्रश्न 5 से 6 शिफ्टों में पूछा गया है। 5 से 6 शिफ्टों में ये पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न कि कौन प्रबल है, या फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता क्या है। देखिए, जो पीएच स्केल होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक। ओके, और जो 0 पे होता है, 0 पे क्या बोलते हैं उसको, वो होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न वंदरों का एग्जाम में पूछे गए हैं कि यदि किसी विलियन का पीएच 2 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बने हैं। तो 0 पे तो हाईली एसिडिक होता है, और 1 2 3, अगर 1 2 3 है किसी विलियन का पीएच तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, और अगर 4 है उसका पीएच तो इसे बोलेंगे मॉडरेट एसिड है, मॉडरेट। और 5 से लेकर 7 के बीच में तो इसे क्या बोलेंगे हम? वीक एसिड है, वीक एसिड। ओके, 4 पे क्या हो गया? मॉडरेट हो गया। और 5 और 7 के बीच में अगर है वो एसिड, उसका पीएच 5 और 7 के बीच में, तो उसे बोलेंगे वीक एसिड है। ओके, 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब यही देखते हैं 7 से लेकर 9 तक ये क्या होगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? ये वीक बेस होगा। ओके, फिर देखिए जो 10 है, ये 10 क्या होगा आपका? मॉडरेट होगा। और जो 11 12 13 है ये क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो 14 है ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि हाईली एल्कलाइन होगा। ओके, तो ये आप समझ गए। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है, मतलब डेफिनेशन देखें तो होता क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो जब हम किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपको पता है कि एसिड क्या करता है? अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ओके, अगर कोई यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन देता है तो उसे एसिड बोलते हैं। ओके, अब अगर कोई एसिड पूरा टूट जाता है, यानी कि जो H+ आयंस में अपने आयंस में पूरा टूट जाता है, 100% टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मान के चलते हैं कि HCl है। ओके, HCl मानते हैं। अगर ये पूरा टूट गया अपने आयंस में, यानी H+ और प्लस Cl- पूरा टूट गया, 100% टूट गया ये अपने आयंस में। ओके, तो इसे बोलेंगे हम क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अपने जलीय विलयन में आयन में पूरा टूट जाता है, 100% टूट जाता है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यहीं पे ये HCl को फिर से लेते हैं, अगर ये पार्सली टूटा, जब पार्सली टूटता है तो डबल एरो लगता है। ओके, यानी कि 100% नहीं टूटा, 100% से कम टूटा है। टूटेगा तो उसी आयन में H+ और Cl- में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये 100% नहीं टूटा। तो जब ये 100% नहीं टूटता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम? वीक एसिड बोलते हैं।
ओके, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी बार देखिए बेस होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं। क्षार क्या कहते हैं, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर हम क्षार का जलीय विलयन तैयार करें और ये अपने आयन में 100% टूट जाए, जैसे मान लेते हैं NaOH है, NaOH का किया हमने जलीय विलयन तैयार और ये Na+OH नेगेटिव में टूट गया, 2 आयन में टूट गया ये, तो ये अगर 100% टूटा है, 100% डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और वहीं अगर 100% से कम टूटा है, 100% से कम डिसोसिएट हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक वीक बेस हो गया। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन समझ गया आप। ओके, आगे देखिए। अब कुछ जो एसिड हैं, जैसे कि आपको आता है सीरीज में लगाने के लिए, बढ़ते हुए क्रम में, घटते क्रम में, तो मैं आपको कुछ एसिड बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बता देता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो होता है HClO4। ओके, HClO4, फिर H2SO4, फिर HI, HBr, HCl। ये हेलोजन वाले मैं आपको लाइन से याद करवा देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो हेलोजन है, 17वां ग्रुप है जो पीरियोडिक टेबल का, वहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगा जिसे आपको याद रखना है। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जो ये डिसोसिएशन होने की जो इनके अंदर प्रवृत्ति है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी मतलब क्या, कि जो फ्लोरीन है ऊपर में, ये कम टूटेगा एज कम्पेयर टू आयोडीन। और आपको मैंने अभी यही बोला कि जो जितना ज़्यादा टूटेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, यानी कि जो आयोडीन है वो ज़्यादा टूटेगा, वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, यानी कि जो आयोडीन जो बनाएगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन से। इसलिए देखिए जो आयोडीन है ऊपर है, फिर ब्रोमीन है, यानी कि उल्टा चल रहा है। देखिए क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। अब जो टूटता है वो कैसे, ऐसे में है, मतलब जो आयोडीन है वो ज़्यादा टूटता है। ओके, तो देखिए सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, आयोडीन होगा, फिर कौन होगा, ब्रोमीन होगा, फिर कौन होगा, क्लोरीन होगा, फिर कौन होगा, फ्लोरीन होगा। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड टूटने का जो इनमें प्रवृत्ति है वो नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, नीचे की ओर जाने पे बढ़ती है। फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की उससे ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा है, आयोडीन की उससे ज़्यादा है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, HI, HBr, HCl। ओके, फिर होता है HNO3। HNO3 देखिए, HNO3 को आपको कहीं कहीं पे ये वीक एसिड में भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इसे हम मॉडरेट मान सकते हैं, दोनों के बीच का है। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जितने भी इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं जिनके अंदर कार्बन मतलब जिनमें कार्बन होगा, वो सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ओके, जैसे कि CH3COH, देखिए यहाँ पे कार्बन दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये ऐसे भी पहचान सकते हैं आप, जितने भी जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे, कार्बनिक एसिड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वीक होंगे, और जितने भी इनऑर्गेनिक होंगे वो सब स्ट्रांग होंगे। ओके, तो देखिए वीक एसिड देखते हैं, CH3COH होता है एसिटिक एसिड, H2S हो गया, HClO3 हो गया, ठीक है, ये HClO4 है और ये HClO3 है, कंफ्यूज नहीं होना। HCN हो गया, H2CO3 हो गया और H2SO3 हो गया। ये सब क्या हो गए, वीक एसिड हो गए। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है, यही इसकी सीरीज है, नीचे से ऊपर ये बढ़ रहे हैं ऐसे में। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। ओके, अब देखिए आगे, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं, ये भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 अल्काली मेटल जो होता है, क्षारीय धातु होते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब होता है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, पहला काट देना है और लास्ट वाला काट देना है। ओके, फ्रांसियम काट देना है और हाइड्रोजन को काट देना है। उसके बाद जितने भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देखिए लिथियम मिल गया आपको, सोडियम मिल गया, पोटेशियम मिल गया, रुबिडियम मिल गया, सीजियम मिल गया, सबके साथ OH लगा दीजिए। और इसका जो क्रम है वो ऐसे ही होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए ये है क्रम इसका, मतलब सबसे ज़्यादा जो बेसिक है ये कौन है, LiOH है। ओके, उसके बाद NaOH है, ओके, KOH है, ये सब है। तो ये इसका तो क्रम हो गया। और ये आपको याद करने के लिए क्या है, G1 को याद कर लेना है, यानी कि ग्रुप 1 को याद कर लेना है, वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। और CaOH का होल्टेज ये कहाँ पे आएगा, KOH के साथ आएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं SrOH का होल्टेज और BaOH का होल्टेज। ये दोनों कहाँ से, Sr और Br है कहाँ पे, ये G2 में है। G2 में कहाँ पे, लास्ट वाला काट दीजिए, उसके बाद सेकंड लास्ट, और इससे जो पहले यहाँ पे ये दोनों, तो ये दोनों भी आ गए हमारे। इसलिए देखिए जो इसके आगे 2-2 लग रखा है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो आपको ये याद करना है। ओके, वीक बेस की बात करें, NH4OH, ओके, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ZnOH का होल्टेज, AlOH का होल्टेज, FeOH का होल्टेज, ये है, आपको ऐसे याद करना है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था निम्न में सबसे प्रबल कौन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ग्रुप सब में क्या है, COOH है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, COH, 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 यानी कि ये क्या है,
ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है इनके सामने, और आगे देखते हैं आर लगा हुआ है, RCOOH है सब में। ओके, अब देखिए ग्रुप सेम है तो यहाँ पे एक फैक्टर और देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में एक और फैक्टर होता है, ये होता है आपका प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ओके, अगर मैं इसे यहाँ पे डिस्कस करने लग गया तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये मैं आपको अब सिलेबस में करवाऊंगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ इतना डेप्थ में पढ़ना है मुझे, कि यानी प्लस आई इफेक्ट भी देख के जाना है और माइनस आई इफेक्ट ये सब भी देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इन चारों में हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा टूटने की पावर है वो है जो फार्मिक एसिड है हमारे पास, HCOOH है। ठीक है, फार्मिक एसिड है, ये सबसे ज़्यादा टूटेगा पानी वाले विलियन में डालने पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा टूटेगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो HCOOH ये हो गया हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति का जीनोम क्या होता है। ओके, जीनोम देखिए, तो जीनोम क्या होता है, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, देखिए मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ कि जीनोम क्या होता है। ओके, देखिए सबसे पहले होता है DNA, जो आनुवंशिकता की इकाई है, इसी से जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण ट्रांसफर होते हैं। ओके, DNA कहाँ पे होते हैं, जीन्स में होते हैं, जीन। अब देखिए जीन्स कहाँ होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पे, और इस पूरे को क्रोमोसोम जीन वीन ये सब मिला के इन्हीं को बोलते हैं जीनोम, जीनोम बोलते हैं। यानी जीनोम के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर DNA, ये आता है, ये इसका सीक्वेंस है। तो जो जीनोम है, जीनोम का मतलब क्या हो गया फिर, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंप्लीट सेट है जीन्स का जो किसी सेल पे प्रेजेंट होता है। और देखिए किस सेल पे प्रेजेंट होगा, जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं। और सेक्स सेल आपको पता है कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सेक्स सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तब वो जाके वो डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड सेल पे होते हैं ये, इसलिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षियों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो सिरिंग से होती है, सिरिंग। जिस प्रकार मानव में लेरिंग से होती है, उसी प्रकार पक्षियों में होता है वो सिरिंग से होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लेरिंग्स है। ओके, तो लेरिंग्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मानव में ध्वनि जहाँ से प्रोड्यूस होती है वो होती है लेरिंग से। लेरिंग्स की लोकेशन क्या होती है, जो आपका गला है, गले में जो ये आपको उभार दिखता होगा कि हड्डी से ऐसी नुकीली सी, मतलब गले से बाहर निकलती हुई दिखती है, वहीं पे होता है आपका लेरिंग्स। ठीक है, इस लेरिंग्स को मेल्स में क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल बोला जाता है मेल्स में इस लेरिंग्स को। ओके, इस लेरिंग्स के अंदर देखिए दो वोकल कॉर्ड होता है, एक आगे एक पीछे होता है, दो वोकल कॉर्ड होता है। इन्हीं वोकल कॉर्ड से क्या होती है, ध्वनि निकलती है। इन वोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। यहीं से क्या होती है, ध्वनि निकलती है। अब मेल में और फीमेल में इन वोकल कॉर्ड की लेंथ ना अलग अलग होती है। मेल में होती है 20 mm और फीमेल में होती है 15 mm। यानी कि जो मेल का वोकल कॉर्ड होता है थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल से, इसलिए जो मेल की वॉइस है वो भारी होती है। ओके, भारी सी आवाज़ होती है इसलिए। ओके, अब देखिए लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर एक एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, एक ढक्कन जैसा होता है, ढक्कन, पतला सा ढक्कन होता है। ये क्या करता है कि खाने को विंड पाइप में जाने, विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ये ढक्कन बंद हो जाता है तो जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा, ना कि ट्रेकिया में जाएगा, विंड पाइप में। तो ये एपिग्लोटिस का काम होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेल स्थिरांक क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है। तो देखिए सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/A, लंबाई बटे क्षेत्रफल। ओके, तो देखिए यहाँ सारे जो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो अगर मैं लंबाई को सेंटीमीटर में लिया, ओके, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी लंबाई इंटू लंबाई। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। इसी को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम है। बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम क्या है, स्पॉन्जिला है। ओके, देखिए चैप्टर वाइज वीडियो में मैं आपको फिजिक्स करवा दूंगा, केमिस्ट्री करवा दूंगा, और बायो जो है वो आपको मैम करवाएगी। ओके, और जो चैप्टर वाइज वीडियो है मैं सोच रहा हूँ कि वो 11th की फिजिक्स से शुरू करूँ। तो आप भी ये जरूर बताएं कि आपको सबसे पहले कहाँ से वीडियोस चाहिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 11th की फिजिक्स से शुरू कर दूँ। ओके, तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में, मैमल्स में सबसे छोटी RBC किस में पाई जाती है। स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है ये। और किस में पाई जाती है, ये मस्क डियर में पाई जाती है, कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का जो राज्य पशु है उसमें पाई जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि कस्तूरी मृग के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जितना भी आपको पता है सब लिखें। ठीक, कि कस्तूरी कहाँ से प्राप्त होता है और कितने मात्रा में प्राप्त होता है, कितने ग्राम प्राप्त होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको जो अपना पशु है उसके बारे में कितना नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक बायोरेट परीक्षण नहीं देता। ठीक है, बायोरेट परीक्षण देखिए कौन सा नहीं देता। पहली बात तो ये बायोरेट परीक्षण करते क्यों है, तो बायोरेट परीक्षण प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए, या फिर एमाइड लिंकेज के लिए, एमाइड लिंकेज, या फिर इसी को बोलेंगे हम पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए, पेप्टाइड
पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स है या नहीं है इसकी प्रेजेंस के लिए करेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए देखेंगे कि प्रोटीन है कि नहीं है, या फिर एमाइड लिंकेज है या नहीं है, या फिर पेप्टाइड्स बॉन्ड है या नहीं है। ओके, इसके लिए होता है बायोरेट टेस्ट। अब देखिए बायोरेट टेस्ट में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम जो जिस पदार्थ का बायोरेट टेस्ट करना है वो डालते हैं। सॉल्यूशन का कलर अगर वायलेट हो गया तो इससे पता चल जाएगा कि उसमें जो वो प्रोटीन है या फिर एमाइड लिंकेज है या फिर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो है। अब देखिए जो ये कलर है, वायलेट कलर है, इसकी इंटेंसिटी ये डिपेंड करेगी, मतलब ये कितना ज़्यादा चमकेगा ये किस पर डिपेंड करेगी, उसके अंदर जितने पेप्टाइड्स बॉन्ड हैं। जितना ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा ये इंटेंस कलर निकलेगा। ओके, तो देखिए प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन हो गई। और नेचुरल रबर और नायलॉन 66 में इसमें क्या पाया जाता है, एमाइड लिंकेज पाया जाता है ये। ठीक है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में एमाइड लिंकेज नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाया जाता है, एमाइड लिंकेज नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ओके, देखिए 10th का क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड में चेंज होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज के अणु पायरुवेट एसिड में टूटते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे 3 चीज़ें होती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन है या नहीं है और ये हो कहाँ रही है। ठीक, यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो क्या क्या बनेगा, देखिए CO2 बनता है, वाटर बनता है और 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी इसी प्रकार मिलती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उससे एनर्जी मिलती है। ओके, अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन का अभाव हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ पे होती है, हमारी मांसपेशियों में। जैसे हम दौड़ लगाते टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो हमारी मांसपेशियाँ है वो थक जाती है। क्यों थकती है, क्योंकि उस टाइम मांसपेशियों में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, और ऊर्जा कितनी, 2 ATP रिलीज होती है, 2 ATP ऊर्जा रिलीज होती है, 2 से लेकर 3 ATP। ओके, अब अगर यही प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट में हो, ईस्ट में ये कहाँ पे होती है, ये वाली होती है शराब खाने में, जहाँ पे दारुएं बनती हैं वहाँ पे। ठीक, इसमें क्या होगा, ईस्ट में अगर होगा ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो एथेनॉल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो देखिए कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ निद्रा रोग का कारक है। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का कारक है, तो ये आपको पता होगा, ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये, इससे क्या होता है, निद्रा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु 40 डे है, ठीक, तो उसकी एवरेज एज कितनी होगी, एवरेज लाइफ कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एवरेज लाइफ और अर्धआयु में एक रिलेशन होता है, यानी एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 इंटू जो उसकी अर्धआयु है। ठीक है, अर्धआयु, तो देखिए अर्धआयु हमें दे रखा है 1.44 इंटू अर्धआयु कितना है, 40 है। इसकी इंटू कर देते हैं यहाँ, तो 0 लग गया, एक 16 और एक 17 और एक ये 5 हो गया, 2 पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, यानी 57.60 ये आ गया हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी। ओके, देखिए पॉलीटीन गुणसूत्र ये आम गुणसूत्र नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आम गुणसूत्र, जनरल गुणसूत्र कैसे दिखते हैं, देखिए ये है, जैसे बनाता हूँ मैं, क्रोमेटिड हो गया, ये जो रिबन लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये बीच में क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है। ये तो हो गया आम गुणसूत्र। लेकिन अगर मैं पॉलीटीन गुणसूत्र बनाऊँ तो ये ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे क्रोमेटिड होते हैं, छोटे बड़े दोनों साइड से, वो भी इस प्रकार से होता है। ये चित्र मेरे से ढंग से बना नहीं, लेकिन इस प्रकार से होता है। इसमें ये क्रोमेटिड हो गए इसके, और ये देखिए कितना बड़ा है, इसलिए इसको जाइंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। जाइंट यानी कि बहुत बड़ा क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको। ओके, अब इसकी खोज पूछी गई तो इसकी खोज की थी E.G. बल्बियानी ने। ओके, E.G. बल्बियानी ने, और कब की थी, 1881 में, 1881 में इसकी खोज की थी। ओके, अब ये मानव में प्रेजेंट होते हैं क्या, ह्यूमन में होते हैं, तो ह्यूमन में नहीं होते ये कहाँ पे होते हैं, इंसेक्ट में, और इनकी भी जो स्लाइवरी ग्लैंड है ना, लार ग्रंथि है, उसमें पाया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSTIR इज सिचुएटेड इन। देखिए जो संस्था है, हमारे प्रमुख संस्था अनुसंधान, इससे रिलेटेड भी वनदरोगा में क्वेश्चन बने हैं, लगभग सभी शिफ्ट में बना है, एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है या अन्य। तो आपको जो संस्थाएं जितने भी अनुसंधान है ये भी तैयार करना है।
तो देखिए जो सेंटर सेल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं इसी प्रकार के प्रश्न की बात कर रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया अम्लीय की प्रबलता की घटता क्रम बताना है, घटता क्रम। तो जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि जैसे हम ग्रुप में जाएंगे, देखिए ये देखिए सल्फर है, यहाँ पे टेलुरियम है, ओके, सेलेनियम है, ऑक्सीजन है, ये सब है, ये सब आपको किस ग्रुप में दिखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो आपको देखिए मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ये जो 16वां ग्रुप है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो ये है देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्रुप में हम नीचे की साइड जाएंगे तो बॉन्ड टूटने की जो प्रवृत्ति वो बढ़ेगी, और ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी मैं डायरेक्ट आपको अगर बोलूँ याद करने के लिए, तो जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी एक प्रकार से, मान के चलिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड है वो ज़्यादा टूटेंगे, तो आयंस में ज़्यादा टूटेंगे। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा किसके बॉन्ड टूटेंगे, टेलुरियम के टूटेंगे, ओके। यानी टेलुरियम आएगा सबसे पहले, फिर आएगा सेलेनियम आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, ठीक। तो इसका क्रम क्या हो गया, पहले आएगा Te, फिर आएगा Fe, फिर आएगा S, फिर आएगा O। तो देखिए टी जो ये है पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, T आया पहले, Se आया, S आया, O आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर है साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त होता है। तो ये किस में होता है, पैडी में, यानी कि धान के फसल में प्रयुक्त होता है। अब देखिए ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, ठीक। एक तो देखिए जो नीचे जो जड़ों में होता है राइबोजियम, वो फिक्स करता है नीचे से, ठीक। अगर जो एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन उसको कौन फिक्स करता है, तो ये करता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब अगर साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल देखें, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल देखें, तो एक है नॉस्टॉक। अब बहुतों को याद आ रहा होगा, वंदरोगा वालों को, जिनका पेपर होगा 22 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में, जिनका पेपर होगा, इनमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो जो ऑप्शन था उसमें नॉस्टॉक भी था, ठीक। तो नॉस्टॉक क्या होता है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, और कौन सा नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो वायुमंडल में जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ओके। तो देखिए इस इतने डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इतना पढ़ के जाना है, इतने अंदर तक, ओके। और आप में से कितनों को लगता है कि जो वंदरों का जो पेपर हुआ था वो वंदरों के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो पर्यावरण पर्यवेक्षक का ये सिलेबस है हमें मिला हुआ, इसके अकॉर्डिंग हुआ था। यदि आपको ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ ऐसे ही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PCR विधि सर्वोत्तम है, ठीक। PCR विधि, PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जो PCR है यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये होता क्या है, देखिए PCR जो PCR टेक्निक है ये लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है, किसको, DNA सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए, ओके। PCR जो टेक्निक है लेबोरेटरी में, जो DNA सीक्वेंस है उसको एम्पलीफाई यानी उसका जो प्रवर्धन करने के लिए यूज़ किया जाता है, DNA के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है PCR, ओके। PCR की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, काइनेटिक गैस समीकरण व्यक्त की जाती है, उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है काइनेटिक गैस समीकरण का। देखिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNCRMS², ये होता है, जहाँ पे देखिए m क्या होता है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस का अणु है उसका मास, द्रव्यमान उसका, ठीक। n क्या होता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर हैं उसके मॉलिक्यूल्स के। एट द प्रेशर, p हो गया प्रेशर और v हो गया वॉल्यूम, ओके। और CRMS क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये हो गया इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, जिसे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए इसका आंसर हो गया PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², ये हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मूल कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो सिनर्जी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, सिनर्जी यानी कि रूट सेल में 14 है तो सिनर्जिट में कितना होगा। तो देखिए इसमें एक रिलेशन होता है कि जितने भी रूट सेल में होते हैं, रूट सेल में जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो किसके डबल होते हैं, सिनर्जिट के 2 × होते हैं, ओके। तो रूट सेल में हमें दे दिया है 14 है, हमें निकालना है सिनर्जिट का, यानी इसका आधा हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे चल जाएगा, यानी 14 का आधा कितना हो गया, 7, तो 7 होते हैं सिनर्जिट में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्व्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, नर्व्स ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है। तो जो हमारी जीभ होती है, जीभ है, जीभ के जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत पे पाई जाती है नर्व्स ग्लैंड। तो कहाँ पाई जाती है, टंग पे, जीवा में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट एक परतीय जालक है, इसकी परतें आपस में जुड़ी होती है, ये क्वेश्चन भी वंदरों में पूछा गया है। तो जो इसके परत होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो जब परत की बात हो यानी लेयर की बात हो, लेयर किससे जुड़े होते हैं, वान डेर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। और अगर बोले कार्बन कार्बन किससे जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक। कार्बन कार्बन की बात होती यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है इसमें,
तो कोवेलेंट बॉन्ड से। जबकि जो लेयर बनते हैं, इसमें लेयर बनते हैं, ठीक, ये लेयर किससे जुड़े होते हैं, ये होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार कौन से हैं? ठीक है, प्राकृतिक भंडार क्या होते हैं? जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी जो अवसादी चट्टान से, ठीक, रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये जो फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रजनन स्तर पर मधुमक्खियों में ड्रोन क्या आते हैं? तो देखिए छत्ते की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मधुमक्खी के छत्ते में। इसमें 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक होती है क्वीन, और एक होते हैं वर्कर, और एक होता है ड्रोन, जिसके ड्रोन जो कि पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए क्वीन क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, इसमें सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, और जो अंडे देती है, एक दिन में 200 अंडे देती है। ओके, क्वीन हो गई है, इसका काम क्या है? अंडे देने का काम। और ये क्या होती है? फीमेल होती है। ओके, फीमेल होती है जो प्रजनन करती है। जैसे कि नेक्स्ट है वर्कर। जो वर्कर है, वर्कर भी फीमेल से, लेकिन ये प्रजनन नहीं कर सकती है। इनका मुख्य काम क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन उठा के लाना, जो परागकण है उसको फ्लावर से उठा के लाने का काम कौन होता है? वर्कर्स का होता है। ये प्रजनन नहीं कर सकती है, ठीक है। और इनमें डंक होता है, जो डंक जो मारती है वो यही मारती है, वर्कर्स। और एक बच गया ड्रोन, ठीक है। तो ड्रोन देखिए, ड्रोन क्या होता है? ये होते हैं मेल्स, और इनका काम क्या है? ये क्वीन के साथ मेट करते हैं, क्वीन के साथ मेट करते हैं, ठीक, तब जाके जो एक दिन में 200 अंडे प्रोड्यूस करती है क्वीन। और देखिए जो ड्रोन है, इसका कुछ काम नहीं है, काम कुछ नहीं है, खाली हल्ला करना इसका काम है। यानी कि जो नॉइज उत्पन्न होता है वो कौन करते हैं? ड्रोन करते हैं। और ये क्या होते हैं? मेल होते हैं जो क्वीन के साथ मेट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा, यानी क्वीन, वर्कर और ड्रोन में सबसे छोटा कौन होता है साइज के अकॉर्डिंग? तो वर्कर सबसे छोटे होते हैं। सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़े कौन होते हैं? क्वीन होती है सबसे बड़ी। ओके, तो तीनों के काम आपको पता चल गया, ठीक है। डंक कौन मारता है? वर्कर। और जो, हाँ, ये मेल है, मेल में डंक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ नॉइजी होते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया था प्रजनन स्तर पर मधुमक्खी में ड्रोन क्या होते हैं? नर प्रजनक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीस्टीरीन क्या है? इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो देखिए स्ट्रक्चर भी पूछा जा रखा है, तो यानी कि जब आप पॉलीमर पढ़ोगे तो आपको स्ट्रक्चर भी देख के जाना है। देखिए पॉलीस्टीरीन क्या होता है? C8H8 होता है। ओके, अब जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार का बनता है, कुछ बेंजीन होता है, इसमें लगा होता है CH2, और ये जो चेन है चलती रहती है। एन का मतलब क्या है? ये नंबर्स ऑफ टाइम्स चलती रहेगी, यानी इसके आगे एक और इस टाइप का जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? फिर पॉलीमर बन जाएगा। तो जो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड पाया जाता है। उल्टा पिरामिड किस में पाया जाता है? तो देखिए 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, मैं तीनों बता देता हूँ आपको। 3 होते हैं, एक तो होता है नंबर का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, और एक होता है बायोमास का, जैव भार का, और एक थर्ड होता है एनर्जी का पिरामिड। जो एनर्जी का पिरामिड है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, वो हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ऊर्जा वाला हमेशा सीधा बनेगा। पर जो नंबर पिरामिड है और बायोमास का जो पिरामिड है, ये कभी कभी उल्टे भी बनते हैं। और कब कब उल्टे बनते हैं? देखिए अगर नंबर पिरामिड की बात करें तो जो पेड़ वाला होता है, पेड़ पे जो इकोसिस्टम होता है, पेड़ पे हमेशा क्या बनता है? नंबर में उल्टा वाला बनता है। ओके, तो एक वृक्ष की जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, ठीक है। वृक्ष पे कैसा बनेगा? नंबर वाला पिरामिड उल्टा बनेगा। ओके, जैव भार वाला देखते, और बाकी कंडीशन में सीधा बनेगा, ठीक है। जैव भार में देखते, बायोमास में, ठीक, जैव भार में देखिए हमेशा सीधा बनता है, सिवाय किसके? जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में उल्टा बनेगा। इसके अलावा सब जगह ये सीधा बनेगा। देखिए घास के स्थल में सीधा बनेगा, वन में सीधा बनेगा। ओके, लेकिन जो जलीय परितंत्र है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें क्या बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। ओके, जैव भार वाला किस में उल्टा बनता है? जलीय वाले में। जलीय में क्या हो गया? तालाब हो गया, ओके, समुद्र हो गया, ये सब जलीय, जहाँ पे वाटर से रिलेटेड आ गया वो जलीय हो गया। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उल्टा पिरामिड किस में पाया जाएगा? घास के मैदान में ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है, ये गलत हो गया। दूसरा था घास के मैदान में जीव भार का उल्टा पिरामिड बनेगा, नहीं। जो घास के मैदान में जो बायोमास का वो सीधा बनता है। जलीय तंत्र में जीव भार का उल्टे बनेगा, हाँ ये बिल्कुल सही है। जलीय तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनेगा। ओके, और जलीय तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ये भी सीधा। संख्या का किस में होगा? वृक्ष में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट लिंकेज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन, किसमें पूर्ण सहलंगता पाई जाती है? तो जो मेल ड्रोसोफिल, इसमें जो है कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। ओके, तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। 1-2 वीडियो और आएगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इन क्लासेस को आपको वार्म अप क्लास की तरह लेना है, ठीक है, वार्म होना है आपको, ताकि जो आपकी अभी जो तैयारी है काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो अभी आपको अपने आप को वार्म करना है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये आपको वार्म करने में सहायता करेंगे, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। अगर पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।